ठीक है, देखो अपना आर्टिकल कहां से करेंगे हम लोग? आर्टिकल 107 से पढ़ेंगे कि विधेयक क्या है, विधेयक कैसे पेश होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 108 भी पढ़ेंगे, 109 से 117 तक पढ़ेंगे कि फाइनेंस बिल क्या है, मनी बिल क्या है, वोट ऑन क्रेडिट क्या है, वोट ऑन अकाउंट क्या है, अनुदान वगैरह क्या होता है, ग्रांट क्या होते हैं, विनियोग विधेयक क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। 113, 114, 115, 116, 117 को। तो शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल 107 से। अगर हमारे संविधान में देखें, है ना, संविधान का आर्टिकल 107 कहता है कि कोई भी विधेयक आएगा उसकी स्थापना कैसे होगी, उसके बारे में 107 में बताया गया। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई विधेयक कहां शुरू होगा? संविधान में लिखा है कि मनी बिल को छोड़ के। कौन सा बिल? मनी बिल, धन विधेयक है। और धन विधेयक को छोड़ के, कुछ वित्तीय विधेयकों को छोड़ के सारे विधेयक संसद के दोनों सदन में कहीं भी आ सकते हैं। मतलब लोकसभा से भी शुरू हो सकते हैं और राज्यसभा से भी शुरू हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई शिक्षा पे कानून है, हेल्थ पे कानून है, रोड सेफ्टी पे है, कोई अगर व्हीकल्स पे लाना है, अगर पोल्यूशन पर भी लाना है, ये दोनों कानून लोकसभा में भी आ सकते हैं। शुरू किससे? लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। लेकिन कोई कानून टैक्स लगाने वाला है, केवल लोकसभा से शुरू होगा। कहां से होगा? लोकसभा से। उसे धन विधेयक बोलते हैं। मतलब टैक्स लगाना है, टैक्स कम करना है, टैक्स को बढ़ाना, वो और थोड़ा सा ये बदल देना है, 20% का 25% कर देना, टैक्स में छूट देनी है, ये कहां से आएगा? लोकसभा। उसको बोलते हैं धन विधेयक। तो आपसे कोई पूछे कि कोई भी नॉर्मल कानून है, वो कानून कहां पे आएगा? पूरा का पूरा राज्यसभा लोकसभा में आएगा। कैसे? इसमें लिखा है कि आर्टिकल 108 और 109 के उल्लंघन रहते हुए कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित तब तक नहीं किया माना जाएगा जब दोनों ने आपसी सहमति नहीं देती। कैसे? देखो, विधेयक कब पारित माना जाता है, विधेयक कब पास माना जाएगा? आपसे कोई पूछे, कोई विधेयक तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक दोनों सदनों से स्वीकार ना कर ले। अब दोनों सदन स्वीकार कैसे करेंगे? देखो, मान लो कोई कानून है, लोकसभा ने कहा कि स्कूल की आयु सीमा कर दी 18 साल, राज्यसभा ने कर दी इसको 21 करो। अब दोनों में पास कैसे माना जाएगा? देखो, लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543। कितनी? 543 क्या लोकसभा में एमपी है, 245 एमपी है राज्यसभा में। राज्यसभा, अब ये दोनों सदनों में अलग अलग वोटिंग से पास होना चाहिए। अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, अब लोकसभा में क्या होगा? साधारण बहुमत से पास होगा। मान लो कि 100 व्यक्ति वहां पे लोकसभा में प्रेजेंट थे, उन्होंने वोट किया, ठीक है, 100 ने वोट किया, या मान लो 200 थे, आप 200 मान लो कि 200 एमपी लोकसभा में है, उन्होंने बिल पास करवा दिया। लेकिन राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। अगर लोकसभा से पास हो गया ठीक है, राज्यसभा से पास नहीं हुआ है तो बिल नहीं माना जाएगा। कौन सा? धन विधेयक को छोड़ के कोई भी सामान्य बिल है वो बिल नहीं माना। तो यहाँ क्या लिखा है? विधेयक कब पास माना जाएगा? कोई विधेयक तब तक, कोई भी कानून, कोई भी बिल तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक दोनों सदन उसे स्वीकार न कर ले या दोनों सदन एक जैसे संशोधन पे सहमत ना हो जाए, है ना। अब देखो, लोकसभा को बिल लेके आई, राज्यसभा ने कहा 21 साल करो, अब दोनों में क्या मतभेद हो गया, तो विधेयक पास नहीं होगा। अब आता है संसद में लंबित विधेयकों, विधेयक संसद सदनों के 17वें सत्र के कारण व्यवगत नहीं हो गए। अब ये 17वां सत्र क्या होता है? देखो, हमारे 3 सीजन होते हैं। पहला शीतकालीन, अगर शुरुआत देखें, अगर सर्दियों में शीतकाल आता है, लेकिन नए साल की शुरुआत देखें, बजट सेशन, मानसून सेशन, शीतकालीन सेशन। अगर सेशन खत्म होता है तो उसको बोलते हैं 17वां सत्र है। अगर लोकसभा ही खत्म होगी, मतलब नए चुनाव हो गए, तो उसको बोलते हैं लोकसभा का विघटन होता। अगर कोई कानून, मान लो कि भाई इस बार नया कानून आ गया, अगर एजुकेशन के लिए नया कानून आया या कॉलेज के लिए नया कानून आया, शिक्षा पॉलिसी पे, है ना, कि हायर एजुकेशन में क्या होगा, लोअर में क्या होगा, रोड सेफ्टी पे कोई कानून आ गया है, या वुमेन्स इंपावरमेंट के लिए कोई कानून आ रहा है, वो मान लो बजट सेशन में आया, लेकिन बजट सेशन खत्म हो गया, सत्र खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो कानून खत्म हो जाएगा, वो पास नहीं हो, मतलब लोकसभा में उससे बातचीत चल रही, डिबेट चल रही, वोटिंग नहीं हुई, वो खत्म नहीं होगा। याद रखना, अगर सत्र खत्म होता है तो कानून, विधेयक खत्म नहीं होगा। सत्र, संसद का सत्र समाप्त होना, यदि संसद का सत्र खत्म हो जाता है तो विधेयक समाप्त नहीं होता। क्या विधेयक समाप्त नहीं होगा? वो अगले सत्र में वापिस चालू हो जाएगा। ठीक, पहली बात ये याद रखना। आप किस आर्टिकल में? 107 के 3। अब 107 का 4 कहता है कि राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है, मतलब राज्यसभा में कोई विधेयक चल रहा है,
जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा का विघटन होगा। देखो ये बढ़िया चीज बताई, ये एग्जाम आपसे कंफ्यूजन करेगा। मतलब राज्यसभा को कानून लेके आती है कि भाई पेड़ पौधों के ऊपर पॉल्यूशन पे कोई कानून राज्यसभा में बन रहा है। अभी राज्यसभा में क्या है, बातचीत चल रही है, कानून विधेयक पे वोटिंग हो रही है, बहस हो रही है, सारे एमपी अपनी बात कर रहे हैं। वो कानून अभी राज्यसभा में शुरू हुआ है, उसी समय लोकसभा खत्म हो गई, तो वो क्या कानून खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो लोकसभा में तो गया है। राज्यसभा में लंबित, मतलब अभी राज्यसभा ने पास नहीं किया है कोई विधेयक, लोकसभा के विघटन का असर नहीं होगा। विधेयक राज्यसभा लंबित है, लोकसभा ने उसे अभी तक पास नहीं किया, तो लोकसभा के टूटने विघटन पे वो समाप्त नहीं होगा। विघटन का मतलब नए चुनाव होना। राज्यसभा ने एक विधेयक पे चर्चा शुरू की, लोकसभा भंग होगी, विधेयक बचा रहेगा। अब देखो दूसरी बात, 107 का 5 कहता है अगर लोकसभा में ही कोई विधेयक पास नहीं हुआ, लोकसभा में लंबित और लोकसभा पास कर चुकी हो। अब देखो दो चीजें, एक तो होता है कि लोकसभा खत्म हो गई लेकिन उससे पहले कोई विधेयक आया, उस पर बातचीत चल रही थी लोकसभा में, तो लोग क्या है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, लंबित कंप्लीट नहीं हुआ। या लोकसभा ने विधेयक पास कर दिया, पास होते कहां जाना उसको, राज्यसभा के। जैसे वो राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया है, राज्यसभा में बातचीत चल रही है लोकसभा के विधेयक पे, लोकसभा ने वोटिंग करके दे दिया। अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, खत्म हो जाती है लोकसभा, तो याद रखना वो विधेयक भी खत्म हो जाएगा। 107 के आर्टिकल का अनुच्छेद का 5 ये कहता है। लेकिन एक याद रखना, 3 ने क्या कहा, राज्यसभा में चल रहा है, राज्यसभा लेके आई, लोकसभा में गया नहीं, राज्यसभा में लंबित है तो विधेयक खत्म नहीं होगा। लेकिन लोकसभा लेके आई, लोकसभा में लंबित मतलब अभी पास नहीं हुआ है, तो खत्म हो जाएगा लोकसभा खत्म होने पे। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में अभी पास नहीं हुआ, लोकसभा खत्म, तो खत्म हो जाएगा। समझ गए? ये समझ गए हो तो इसका आंसर तो जल्दी से आपके पास है 2 सेकंड। निम्न कथनों पर विचार करो। सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा सही, इसमें सही क्या होगा? देखो मैंने भी क्या बताया, 107 एक चीज कहता है कि कोई भी सामान्य विधेयक है, धन विधेयक को छोड़ के, है धन विधेयक को छोड़ के, 110 में धन विधेयक की डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे आगे। सी सी नहीं बेटा, दोनों नहीं होंगे। धन विधेयक तो आगे पढ़ेंगे, 110 में आता है आर्टिकल में, धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है, सामान्य विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत होते हैं, दोनों का अलग अलग वोटिंग होगा, दोनों पास करेंगे तभी वो कानून बनेगा। ठीक है, तो इसका होगा क्या होगा, ए। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और है, निम्न में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटन पे लैप्स हो जाएगा या व्यक्तिगत हो जाएगा? लैप्स का मतलब खत्म हो जाएगा। अभी मैंने बताया था, कोई मान लो लोकसभा खत्म हो गई, अब नए चुनाव होने, तो कौन सा विधेयक है जो लोकसभा, सी बताया किसने, लोकसभा के विघटन पे खत्म हो जाएगा। बेटा सी कैसे आएगा? देखो मैंने क्या, लोकसभा में लंबित विधेयक है, लोकसभा खत्म हो जाएगी, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक, ठीक है, निम्न में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटन पे व्यक्तिगत नहीं होगा? सॉरी हाँ नहीं होगा, ये सी सही, वीवो यार सही दिया तुमने। धन विधेयक तो देखो दोनों, धन विधेयक अलग है, धन विधेयक लोकसभा का है। ठीक है, यहाँ पे देखो राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया, लोकसभा विघटन पे नहीं होगा। लोकसभा में लंबित है, लोकसभा खत्म, विधेयक खत्म। लोकसभा द्वारा पारित है और राज्यसभा में लंबित है, तो भी वो खत्म हो जाएगा। सी सही है, वीवो। ठीक है, मतदान अब आता है कि ये जो वोटिंग होगी वो कैसे होगी, ये विधेयक आते हैं, कानून बनते हैं, इसमें क्या होगा? देखो संसद में जैसी कानून आएगा तो आर्टिकल, अब मैंने आपको पिछली क्लास में आर्टिकल 100 करवाया था, 100 में लिखा था कि कोई भी सदन की कार्रवाई, दोनों सदनों में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी विधेयक वगैरह है, वो सामान्य वोटिंग या सिंपल मेजोरिटी से होगी। कौन सी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है उपस्थित जितने भी सदस्य हैं अपनी, देखो एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, है मेजोरिटी 3 प्रकार की, मैंने 4 प्रकार बताई थी पिछली क्लास में। एक होता है सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल, है ना। सिंपल में क्या होता है कि मान लो 543 की सीट है लोकसभा की टोटल अभी, सिंपल में सीधा साख है कि जितने लोग उपस्थित है, मान लो कि पार्लियामेंट में आदमी उपस्थित थे 100, उपस्थित में जितनों ने वोट किया, मान लो वोट किया 90 ने, इस 90 व्यक्तियों का में 2 का भाग देके +1 कर दो, सिंपल में इतना ही होता है। अब आता है एब्सोल्यूट में, यह होता है कि जितनी लोकसभा की सीटें हैं
उनमें 2 का भाग दो और +1 कर दो, तो कितना आएगा 270 आएगा। इफेक्टिव में क्या होता है कि सीटें जितनी खाली है, कि भाई कोई सीटें खाली है, मतलब अभी 540 सीट या 3 सीटों के सांसद किसी की मृत्यु हो गई या किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया 102 के तहत, आर्टिकल के तहत, तो ये 540 में भाग दिया जाए। अरे स्पेशल मेजोरिटी में राष्ट्रपति को उठाया जाता है कि टोटल जो संख्या होती है लोकसभा की 543 का, इसको 2/3 से किया जाता है, तो कितना आएगा 362 के आसपास आएगा। तो कोई भी बिल वगैरह है वो किससे निकाले जाएंगे, मतदान होगा, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से होगा। किससे होगा, साधारण बहुमत से। अब लोकसभा में वोटिंग कैसे होती है, अगर नॉर्मल बिल है तो स्पीकर क्या करेगा, ध्वनि मत कराएगा, तो अध्यक्ष बोलेगा कि जो इसके पक्ष में वो हाँ बोलो, विपक्ष में वो नाम बोलो। अगर उनको लगता है कि हाँ वालों की आवाज ज्यादा है तो बिल पास। अगर वो कंफ्यूजन हो जाए कि हाँ नाम में कंफ्यूजन है तो वो क्या करेंगे, वोटिंग करवा लेंगे। और वोटिंग क्या हो सकती है, पर्ची से हो सकती है, हाथ खड़े करवा के होते हैं, एकदम गिनती मशीन से करवा लेंगे, हैं एकदम इलेक्ट्रॉनिक करवा सकते हैं। ठीक है। अब देखो सामान्य नियम और उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होना है। अब कुल सदस्य मतलब साधारण बहुमत से होगा, कोई भी विधेयक पास होता है, पूछे कोई आपसे, कानून बनेगा साधारण बहुमत से। 543 की सीट है, 400 उपस्थित है, उसमें मतदान दिया 380 में, 380 का आधा करके 2 का भाग दे दो। ठीक है। अब आता है किस आधार पर सामान्य विधेयक सामान्यतः पारित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे क्या बताओगे, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, दोनों सदनों की कुल संख्या का 2/3, या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। क्या होगा, किस आधार पर सामान्य विधेयक आर्टिकल 100 सीधा सा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का। बहुत सही भाई, बी सही है। अब आता है कि अब मान लो कि दोनों सदनों में मैंने यह बताया कि कोई भी कानून बनेगा, हमारी क्या बात हुई थी, 107 आर्टिकल कहता है, इससे पहले वाला आर्टिकल में बोला गया है कोई भी कानून तभी पास माना जाएगा जब कानून के अंदर लोकसभा और राज्यसभा ने क्या, लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग सामान्य मत से इसको पास करेगी, सामान्य मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया तो क्या होगा, वो बिल पास हो जाएगा। अब मान लो कि दोनों ने पास नहीं किया, अगर राज्यसभा पास ना करे, कोई भी सदन है अगर पास ना करे तो उस पर क्या होगा, उस पर हो सकती है ज्वाइंट सिटिंग, मतलब दोनों को एक साथ बिठा दिया। अब ये ज्वाइंट सिटिंग सामान्य जो बिल होंगे उन्हीं पर, मनी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। संविधान संशोधन का कोई भी कानून आएगा उस पर ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठा के मत करवा देंगे। अब एक साथ मत करवाए तो अभी टोटल 543 लोकसभा के हैं, 245 राज्यसभा के हैं, ये टोटल हो जाएंगे 778। कितने हो जाएंगे, 778। तो लोकसभा का पलड़ा भारी रहेगा कि 543 लोग है, राज्यसभा में 245। अब ये जोन सीटिंग में क्यों सुनाते हैं कि जोन सीटिंग कराएगा कौन, कौन सी आर्टिकल में क्यों होती है, हैं देखो जोन सीटिंग आती है आर्टिकल 108 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 108 के तहत। अब हम पढ़ेंगे, देखो ये संविधान में लिखा है कि जोन सीटिंग होती क्यों है, क्या है, देखो इसका एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे। ये तो संविधान के ऊपर लिखा हुआ है, इसके 5 सेक्शन को पढ़ते। देखो जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर सहमति नहीं बना पाते, मतलब लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, राज्यसभा कहता है कि भाई मैं इसे पास नहीं करूंगा या फिर इसमें संशोधन करो, दोनों में। यह नहीं कि राज्यसभा, मान लो राज्यसभा ने कोई बिल दिया, लोकसभा ने मना कर दिया, उस पर भी ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है अगर दोनों सदनों में किसी भी बात को बैठ के बातचीत, दोनों एक साथ बैठ के मतदान करो। अब ज्वाइंट सीटिंग 3 कंडीशन पे होती है। ठीक है, मान लो एक सदन का मतलब यहाँ पे हम ये मान लो लोकसभा ने विधेयक पास किया, राज्यसभा ने सीधे मना कर दिया, तो संयुक्त बैठक हो सकती है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अब यहाँ पे देखो मान लो राज्यसभा ने विधेयक पास किया, उल्टी कंडीशन हो जाए तो भी ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। पहला कंडीशन कि सदन को मतलब बिल को मना कर देना, तब ज्वाइंट सीटिंग आप बुला सकते हो। दूसरा, दोनों ने सहमति नहीं बनी, मान लो लोकसभा ने कही कि हम आयु अगर एजुकेशन में रखें 18 साल की रख दी मिनिमम एज, राज्यसभा कहते हैं कि हम 21 साल है, इस पर भी क्या हो सकती है, ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। तीसरी है कि अगर 6 महीने हो गए, एक और कंडीशन ध्यान रखना, कोई भी बिल, सामान्य बिल अगर 6 महीने तक पास नहीं करती है,
6 महीने से ज्यादा टाइम होगा, लोकसभा ने रख लिया, ना तो उसने मना किया, लोकसभा ने ये भी नहीं कहा कि हम पास नहीं करेंगे, ना उन्होंने अपनी असहमति जताई, वो कुछ नहीं बोल रहे, 6 महीने से वो लंबित पड़ा है, तो भी बिल पर जॉइंट सिटिंग हो सकती है। क्या देखो, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक प्राप्त किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए तो उस दशा के सिवा जिसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण व्यक्त हो गया, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार मत और प्रयोजन के लिए सदनों में संयुक्त बैठक करवा सकता है। मतलब 6 समय से ज्यादा टाइम हो गया। अब 6 समय कौन से हैं? अगर सेशन चल रहा है वो ही जोड़ा जाएगा, अगर सेशन खत्म हो गया तो वो दिन नहीं जोड़े जाएंगे। अगर 4 दिन से ज्यादा एडजोन हो, एडजोन का मतलब स्थगन, अब एडजोन कौन लेके आता? देखो 70 का होता है, 17वां कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और एडजोन कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष कहता है कि 4 दिन, सत्र खत्म नहीं होता, सत्र चलता रहता है कि 4 दिन के लिए मीटिंग, 4 घंटे के लिए है। तो अब इसमें बोला कि 4 दिन से ज्यादा अगर एडजोन आ जाएगा तो वो दिन नहीं जोड़े जाएंगे 6 महीने। अब मानते हैं, मान लो लोकसभा ने कोई विधेयक पास किया, राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा ने 6 महीने से अधिक महीने तक पास नहीं किया, अब तो गतिरोध आ गया, वो बिल तो वहां पे अटक गया ना। लोकसभा सरकार चाहती बिल पास हो, इसी बीच में लोकसभा अगर भंग हो गई तो उस कारण विधेयक खत्म हो गया तो संयुक्त बैठक नहीं होगी। लेकिन लोकसभा भंग नहीं हुई तो संयुक्त बैठक होगी। लेकिन लोकसभा भंग हो गई तो संयुक्त बैठक नहीं होगी। ध्यान रखना, 6 महीने में पास नहीं किया, गतिरोध आ गया तो क्या हो सकता है? जॉइंट सिटिंग होगी। लेकिन इसके बीच में ही लोकसभा खत्म हो गई तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जॉइंट सिटिंग? क्योंकि हमने आर्टिकल 107 का 5 पढ़ा था कि लोकसभा खत्म होते ही, मतलब नए चुनाव कराने, लोकसभा खत्म हुई तो बिल भी खत्म। अब आता है कि दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाएगा ताकि चर्चा और मतदान हो। ये कौन बुलाएगा? ये बैठक कौन तय करेगा? ये तय करेंगे राष्ट्रपति। आपसे पूछे, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति है। यदि बैठक चल रही, अब सपोज राष्ट्रपति कैसे बुलाएगा? अगर सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है ना, सेशन खत्म नहीं, सेशन चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति संदेश देंगे, मैसेज भेजेंगी, आप आइए, ये अटेंड करिए, क्या ज्वाइंट सिटिंग होगी। अगर संसद नहीं चल रही है, देखो इसमें क्या लिखा, अगर बैठक चल रही है तो संदेश द्वारा, यदि सत्र में नहीं है, सत्र का मतलब मानसून सेशन, बजट सेशन, शीतकालीन सेशन नहीं चल रहा है, तो पब्लिक नोटिफिकेशन निकालेंगे राष्ट्रपति। ये यूपीएससी पूछ सकती है आपसे क्वेश्चन कि सेशन नहीं चल रहा है तो पब्लिक नोटिफिकेशन आएगा, क्या आएगा? पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब आपसे पूछे ज्वाइंट सेशन कौन बुलाते हैं, तो आप क्या बताओगे? ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। अब किन विधेयकों पे ज्वाइंट बैठक नहीं हो सकती? याद रखना, मनी बिल पे कभी, अभी पढ़ेंगे मनी बिल 110, मनी बिल पे नहीं हो सकती। संविधान संशोधन पे कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। संविधान का संशोधन हो रहा है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, दोनों सदनों से अलग अलग ही पास होगा। और धन विधेयक, मनी विधेयक पर तो होगा नहीं, क्योंकि मनी बिल लोकसभा का है, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा को 14 दिन को टाइम मिलता है मनी बिल में, वो अपनी सिफारिश दे सकता है, कोई और कुछ नहीं कर सकता। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 108 का 3 में, वापस वही पढ़ रहे हैं आर्टिकल। अब मान लो जैसे राष्ट्रपति ने सूचना दी कि आपकी ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो दोनों सदन उस बिल पे अब अलग अलग बातचीत नहीं कर सकते, ज्वाइंट सिटिंग में ही बात करेंगे, मतलब चर्चा बंद है, बात नहीं कर सकते उस बिल पे। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 108 का 3। अब ये क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? राज्यसभा विधेयक अस्वीकार कर दे, दोनों सदनों में संशोधन पे असहमति हो, दूसरा सदन 6 महीने तक विधेयक रोक दे, धन विधेयक। किस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी? देखो, पहले में होगी, दूसरे में होगी, तीसरे में होगी, चौथे में नहीं होगी। मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं आती है। बहुत सही, डी सही है भाई। अब आता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है यूपीएससी में। देखो संयुक्त बैठक की, देखो आर्टिकल 108 में नहीं लिखा है, आर्टिकल 118 में लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति से, मतलब उपराष्ट्रपति से, और लोकसभा के अध्यक्ष से, दोनों को बैठा के क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। परामर्श करने के बाद में ज्वाइंट बैठक के संबंधी जितने भी रूल्स है, प्रक्रिया है, नियम बनाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से जो भी परामर्श लेंगे, एडवाइस लेंगे, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो सलाह है, वो चाहे तो सलाह माने या ना माने। अब दूसरी चीज कि इस ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 118 का 4 कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होगा? उस ज्वाइंट सिटिंग का बैठक का अध्यक्ष होगा, है, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे उसकी संयुक्त बैठक में। अगर वो नहीं है
अगर लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली है या फिर वो बीमार है, वो है नहीं, तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा। जो ये 3 है ना, 118 का 3 जो रूल बनाया राष्ट्रपति ने, उस रूल के तहत जो व्यक्ति लिखे गए हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से होंगे। हाँ, लोकसभा के बारे में अध्यक्ष होंगे, ज्वाइंट सिटिंग के क्या अध्यक्ष बनेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन ये संविधान में लिखा है। लेकिन आपसे पूछे कि और बाकी कोई अगर उपसभापति होंगे, वो कहां लिखा हुआ है? वो रूल में लिखा है। तो रूल कहां बना? देखो, लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः संयुक्त बैठक की क्या करेंगे? अध्यक्षता। अगर वो उपस्थित नहीं है, तब अनुच्छेद 118 के तहत बने नियम, तो लोकसभा ने क्या बनाया? नियम बनाया। नियम क्या बनाया? देखो, नियम है द हाउस ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग एंड कम्युनिकेशन रूल 1952। इसका नियम नंबर 5 में लिखा है कि अध्यक्षता कौन करेगा। तो आर्टिकल 118 का 3 कहता है, संविधान में तो लिखा है कि अध्यक्ष करेगा। अब नियम में क्या लिखा? अगर अध्यक्ष नहीं है तो डिप्टी स्पीकर। कौन? डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर का भी पद खाली है पर वो छुट्टी पर है नहीं, तबियत खराब है, तो कौन? डिप्टी चेयरमैन। लोग राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करेगा, सभापति नहीं है रूल में। दूसरा, अगर मान लो ये तीनों ही नहीं है, तो ज्वाइंट सिटिंग में जो उपस्थित सदस्य हैं वो अपने अंदर में से किसी एक को चुन सकते हैं। अब आपसे एग्जाम पूछे कि नहीं राष्ट्रपति तय करेगा? नहीं, नहीं, और ये तीनों रूल से हैं, मूल संविधान में नहीं है तीनों। संविधान मूल में केवल स्पीकर है। कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आता है कि लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग होगी, उसकी कोरम क्या होगा? गणपूर्ति। गणपूर्ति है कि 1/10 सदस्य होना चाहिए, मतलब टोटल सीट देखोगे तो 788 है, तो इसके गणपूर्ति देखोगे कितने? 1/10 79 होगी। अब आता है कि इसकी रूल की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसी रूल के अंदर है, नियम नंबर 7 में लिखा है कि इसकी जो ज्वाइंट सिटिंग की जो प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हाउस है ना, वो लोकसभा के स्पीकर के अनुसार चलेगी, और वो जो लोकसभा की प्रक्रिया है वही यहाँ पे लागू होगी। ठीक। अब आता है आर्टिकल 108 का 4 कि कोई विधेयक जो आया है संयुक्त बैठक में, विधेयक कब पास माना जाएगा? कब पास माना जाएगा? अगर ज्वाइंट सिटिंग है, तो मैंने पहले बताया ज्वाइंट सिटिंग में 88 लोग बैठे हैं सामान्य बहुमत से। मतलब कौन सा बहुमत होना चाहिए? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या से ही पारित होगा। मान लो कुल सदस्य संख्या है 788, मतलब 543 तो लोकसभा की है, 245 राज्यसभा की है। अब मान लो वहां पर उपस्थित है, प्रेजेंट है 700, और यही लोगों ने वोट किया 700 ने, तो इनके मत के 700 में 2 का भाग देके +1 कर दो। ठीक, तो वही बहुमत माना जाएगा। कोई स्पेशल, यदि विधेयक दूसरे सदन ने अभी संशोधन करके वापस नहीं भेजा है, तो संयुक्त बैठक में नए संशोधन नहीं लाए। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि ज्वाइंट सिटिंग हुई, राज्यसभा ने को पास भेजा कि लोकसभा ने कहा कि 18 साल की उम्र रखनी चाहिए कोई भी फार्म भरे एग्जाम का, राज्यसभा कहता है 21 साल, वो बोला ही नहीं कुछ। तो अब जब ज्वाइंट सिटिंग होगी ना, तो उसमें कोई नया संशोधन नहीं होगा। देखो, लोकसभा ने 2025 में लिखा छात्रवृत्ति मिलेगी 5000, 25 की बात है, संयुक्त बैठक हो रही है 2027 में। अब देखो इसका क्लोज का ध्यान रखना है कि इस क्लोज में ये कहा गया है, अगर ऊपर चलते हैं क्लोज आ जाए तो, अब देखो हाँ, इसमें लिखा है कि उस सदन को जिसमें उसका प्रारंभ हुआ लौटा नहीं दिया गया, ऐसे संशोधन से भिन्न कोई विधेयक पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गया, तो विधेयकों में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया। अगर मान लो देरी की वजह से कोई चीज हो गई है, तब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो। जैसे मान लो कहां गया, ये रहा भाई, 2025 में लिखा कि छात्रवृत्ति 5000 होनी चाहिए। अब संयुक्त बैठक आई 2027 में, महंगाई बढ़ गई, तो राशि में बदलाव आवश्यक होगा। तो ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन कोई नया विवाद या नई चीज नहीं जोड़ी जाएगी। जैसे कि छात्रवृत्ति प्लस नई परीक्षा नीति जोड़ दो कि भाई उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी लेकिन उनका अलग से टेस्ट लिया जाए, कोई नई चीज नहीं जोड़ सकते। ये ध्यान, कोई नया विषय नहीं जोड़ सकते ज्वाइंट सिटिंग में। कोई सदस्य बोले कि साथ में नया नहीं जोड़ दो, भाई सभी बच्चों को लैपटॉप दे दो, ये भी नहीं जोड़ सकते। क्यों? ये नया विषय आ जाता है, तो ज्वाइंट सिटिंग में नहीं होगा। अब मान लो कि पहले में तो मना कर दिया, दूसरे में मान लो कि राज्यसभा ने कोई चीज अमेंडमेंट कर दी,
दूसरे सदन ने संशोधन करके वापस भेज दिया था और वो पास नहीं हुआ था। तो लोकसभा में विधेयक आया, जैसे मान लो लोकसभा ने आयु की 18 साल, राज्यसभा ने की 21 साल, अब विवाद हो गया। अब वहां पे जो बातचीत होगी है, अब बातचीत होगी तो बैठक में इन चीजों पे चर्चा होगी। नई चीज नहीं आ सकती। जॉइंट सिटिंग में ये नहीं कह सकते कि पहले एक नया कानून भी जोड़ दो साथ में, दोनों सदन बैठे नहीं। संयुक्त बैठक होती है पुराने विवाद जितने भी उनको सोल्व करने के लिए। तो ध्यान रखना कि इनके अंदर नई चीजें नहीं जोड़ी। अब आता है सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के लिए आज से राष्ट्रपति सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन हो गया। नहीं समझे? मान लो कि लोकसभा में बिल था, पास हो गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, ज्वाइंट सिटिंग हो गई। अब ज्वाइंट सिटिंग की सूचना नोटिफिकेशन राष्ट्रपति ने निकाल दिया और उसी समय लोकसभा खत्म हो गई। खत्म का मतलब नए चुनाव होना, लोकसभा भंग हो गई। तो क्या ज्वाइंट सिटिंग होगी? होगी, अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया। यदि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की सूचना दे चुका तो बाद में लोकसभा भंग हो जाए तो भी संयुक्त बैठक होगी, विधेयक पास होगा। ये नहीं है संयुक्त बैठक नहीं होगी, संयुक्त बैठक होगी। इस चीज के ऊपर बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आगे ये क्वेश्चन करो, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किस अनुच्छेद में? 107, 108, 118, 4, 110। भाई विवो तू बहुत तेज आदमी यार, बहुत सही से पढ़ रहा है दोस्त। संयुक्त बैठक में विधेयक किस आधार पर पारित होता है? ये क्वेश्चन। डी गलत है बेटा। डी में डी कैसे आ गया? 118 का 4 होगा ना बेटा, 118 का 4 है ना। इसको देखो आप, संयुक्त बैठक में विधेयक किस आधार पर पारित होगा? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बी सही होगा इसका। मैंने बताया था ना, साथ सिंपल है। संयुक्त बैठक में स्पीकर अगर अनुपस्थित हो तो सबसे पहले कौन अध्यक्षता करेगा? प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। सी, हाँ सी। देखो ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति कभी नहीं करेगा, रूल्स में भी नहीं है। राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर जरूर कर सकता है, डिप्टी चेयरमैन सॉरी ना। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर आएगा, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष आएगा। राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है। तो सही क्या होगा? डिप्टी स्पीकर। यदि संयुक्त बैठक की सूचना जारी होने के बाद में लोकसभा भंग होगी तो यही क्वेश्चन है, मतलब क्या होगा इसका? विधेयक समाप्त हो जाएगा, संयुक्त बैठक नहीं होगी, संयुक्त बैठक फिर भी हो सकती है। तो क्या होगा? संयुक्त बैठक होगी। मैंने अभी बताया कि विधेयक से लोकसभा खत्म हो जाए, नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो ज्वाइंट सिटिंग होगी। अब आगे आते हैं अपने आर्टिकल 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब राज्यसभा में उसका इंट्रोडक्शन नहीं होगा। आर्टिकल 109। अब आप कहोगे धन विधेयक क्या है? पहले 109 पढ़ लेते हैं, फिर 110 में धन विधेयक की पूरी डेफिनेशन देखेंगे, है ना। धन विधेयक, धन मनी बिल बोलते हैं धन विधेयक, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ये लाइन पढ़ लो पहले, याद करना। कोई भी धन विधेयक हो तो उसे केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा में उसकी शुरुआत नहीं होगी। राज्यसभा में उसकी शुरुआत नहीं होगी। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। बट अब धन विधेयक में क्या आता है? नया टैक्स लगाना है, नया टैक्स हटाना है, यही चीजें आती है ना धन विधेयक में, सरकारी खर्च की। तो सारी चीजें किसकी? जनता से जुड़ी हुई है। जनता किसको चुनती है? लोकसभा के मेंबर को। राज्यसभा के मेंबर को जनता नहीं चुनती है, राज्यों के एमएलए चुनते हैं। तो अब इसलिए धन विधेयक कहां आता है? आर्टिकल 110 के तहत कहां आएगा? लोकसभा में, है ना। धन विधेयक में क्या क्या आता है? कर लगाना, कर हटाना, भारत सरकार का कोई ऋण लेना, या कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालना, संचित निधि से। इन पे पढ़ेंगे आगे भी आर्टिकल 110 में। अब आपसे कोई पूछे राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती, अस्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं, संशोधन भी नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है। 14 दिन का टाइम दिया जाता है उसको। तो लोकसभा में पहले शुरुआत लोकसभा से होगी। सामान्य बिल है, नॉर्मल बिल आता है, वो राज्यसभा भी शुरू कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है। धन विधेयक को केवल लोकसभा शुरू करेगी, राज्यसभा शुरू ही नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी, धन विधेयक में 14 दिन ही वो रोक सकती है, 14 दिन के बाद में सिफारिश दे सकती है, उसको माने ना माने ये लोकसभा के ऊपर है। जबकि नॉर्मल बिल 6 महीने तक ना दे तो कुछ नहीं, फिर ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, लेकिन इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं है मनी बिल में। ठीक, देखो क्या बोल रहा है 109 का 2 का 4 का, नीचे करके पढ़ते हैं इनको। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा उसकी सिफारिशों के लिए
पारित किया जाएगा, मतलब लोकसभा ने पारित कर दिया साधारण बहुमत से, फिर वो राज्यसभा को दिया जाएगा। राज्यसभा उस पर सिफारिश दे सकती है 14 दिन के अंदर भी, और कुछ नहीं कर सकती। लोकसभा पे उसकी सिफारिश को माने या नहीं माने। देखो, लोकसभा ने धन विधेयक पारित कर दिया, अब राज्यसभा के पास भेजा, लेकिन राज्यसभा निर्णय लेने के लिए नहीं है बल्कि सिफारिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर साधारण बिल होता तो राज्यसभा अपना निर्णय लेती, अपनी वोटिंग करती, सारी चीजें करती, लेकिन धन विधेयक पे कुछ नहीं है उसके पास। वो देखेगी, रिक्वेस्ट कर सकती है और कुछ नहीं बोल सकती। राज्यसभा के पास 14 दिन है, वो अपना सुझाव दे दे या वापिस भेज दे या रोक ले, कुछ भी करे, 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। राज्यसभा के केवल 14 दिन है, इन 14 दिनों में राज्यसभा सुझाव दे सकती, वोटिंग नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, वापिस भेज दे, रोक नहीं सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती। लोकसभा के पास दो विकल्प, अगर जो सुझाव दिए राज्यसभा ने उनको मान ले या सुझावों को ना माने, उसकी इच्छा है। इच्छा पे कोई जबरदस्ती नहीं। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर ले तो अब उसको क्या माना जाए, मतलब को सुझाव दिया, उस सुझाव को स्वीकार कर लिया, कोई सिफारिश को स्वीकार कर ले, तब विधेयक ऐसा माना जाएगा कि दोनों सदनों ने संशोधन के द्वारा पारित किया। अगर सुझाव मान लेती है तो, जैसे लोकसभा ने लिखा 100 करोड़ रुपए शिक्षा पे देंगे, राज्यसभा ने कहा 120 करोड़, 150 करोड़, और लोकसभा इस सुझाव मान लेती है, तो बिल क्या होगा कि लोकसभा ने सुझाव मान लिया। अगर सुझाव ना माने तो भी लोकसभा पे है, बिल मनी बिल पास होगा। अब आता है कि 14 दिन तक वो कुछ भी ना करे, राज्यसभा कुछ बोले ही नहीं, तो क्या होगा, 14 दिन खत्म होते ही मनी बिल अपने आप पास माना जाएगा, ऑटोमेटिक पास है। राज्यसभा चुप बैठ जाए, चाहे कुछ भी करे, वो कुछ नहीं कर सकती। इस पे ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये किसी भी सदन में आया, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, संयुक्त बैठक संबंध इसमें संभव है, तो इसमें सही कौन सा है, सही कौन सा है इसमें? बी, हाँ, केवल बी, क्यों राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। ये दोनों सदनों में नहीं आता, एक सदन में ही इंट्रोडक्ट होगा, संयुक्त बैठक इस पे नहीं होती। बहुत सही बात। आगे चले, इन निम्नलिखित कथनों पर विचार के राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा केवल सिफारिश दे सकती है, यदि 14 दिन वापिस ना करे तो धन विधेयक पारित हो सकता है। क्या होगा इसका? सी, हाँ सी सही है, 2 होती है। अब आते हैं, ये धन विधेयक है क्या? आपसे पूछे कि धन विधेयक की परिभाषा कहां लिखी? धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में लिखी है। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें से क्वेश्चन आता है। देखो इसके सेक्शन, इसमें पहला में एक क ख ग घ घ च तक है, इसको पढ़ेंगे पहले कि है क्या, डेफिनेशन में धन विधेयक में क्या क्या आता है। जैसे मान लो धन विधेयक में आता है किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण का मतलब नया कर लगाना, उत्साद, परिहार, परिवर्तन, विनियम, ये शब्द बहुत बड़े बड़े हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहे, एक एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ते हैं अधिरोपण, मतलब नया कर लगाना या इम्पोजिशन करना। पहले कर नहीं था, अब नया कर लगा। मान लो सरकार कहे कि प्लास्टिक पैकेजिंग पे 5% नया पर्यावरण कर लगेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नया कर लगाना। ऐसा कोई कानून आता है तो वो मनी बिल है। वो क्या होगा, कोई नया बिल है, कानून है, वो क्या होगा, मनी बिल है? पहले कर नहीं था, अब नया कर लगा, मतलब अधिरोपण हुआ, मतलब इम्पोजिशन हुआ। पहले कोई अलग, पहले अलग कर, जैसे मान लो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आई है, जीएसटी थी, नया आया है ना, बोल सकते हो। दूसरा था कर हटाना, उसको बोल रहे हैं उत्साधन, मतलब एबोलिशन, मतलब पहले कर था अब कर हटा दिया। दूसरा कर हटाना, ऐसा कोई कानून आता है वो भी मनी बिल होगा। दूसरा, तीसरा, जैसे मान लो वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई आदमी की संपत्ति है, किसी के पास जमीन है तो जमीन की वैल्यू 60 लाख है, ठीक है, 5 करोड़ के मान लो उसके पास, 5 करोड़ के मान लो उसके पास गहने हैं और प्रॉपर्टीज है, इन सब को मिला के टैक्स लगता था, उसे बोलते थे वेल्थ टैक्स। अब वेल्थ टैक्स को 2015 में बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। ये टैक्स किस पे लगता था, अमीरों पे लगता था, गरीबों पे नहीं लगता था। इसको सरकार ने खत्म कर दिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी किससे होगा, मनी बिल से। ये किस में आएगा, मनी बिल में, मतलब कर हटाना, उत्साह, मतलब एबोलिशन किसी भी चीज का करना,
एबोलिशन मतलब खत्म। अब आता है कर में बदलाव या परिवर्तन, अल्टरनेशन। पहले कर था 18%, अब कर दिया 12%, जैसे जीएसटी। अब 18 से 28 कर दिया। मैं बढ़ाना कम करना क्या है, अल्टरनेशन। ये भी मनी बिल में। ठीक, कर के नियम बनाना, कि कर बनाया कि कर वसूल लिया, भाई कर लगाना। अब कर के नियम बना लिया कि भाई जैसे जीएसटी है, जीएसटी से टैक्स आता है, जीएसटी रिटर्न्स कब भरना है, कौन सी डेट है, कौन सा फार्म है, किस जगह भरना है, ये क्या होता है, विनियम, रेगुलेशन। पांचवा है रिमिशन, परिहार, मतलब कुछ समय के लिए कर से छूट देना, पूरी तरह कर से हटाना नहीं, कुछ समय के लिए। जैसे मान लो चीनी पे 20% सरकार कर ले रही, सरकार कह दे कि 6 महीनों के लिए 10% देंगे, या किसानों को छूट दे देती कि आप पे टैक्स नहीं लगे। जैसे कोविड के अंदर, जब कोविड आया था उस समय चिकित्सा पे सरकार, जो भी चिकित्सा उपकरण थे, सरकार ने क्या किया था, कस्टम ड्यूटी नहीं ली कुछ समय के, लेकिन अब ले रही है कस्टम ड्यूटी वापस। ठीक, तो मतलब परिहार का मतलब अब हटाना, मतलब कुछ समय के लिए हटाना। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, निम्न में से कौन सा उत्साधन का उदाहरण है। उत्साधन, देखो मैंने अभी बताया था उत्साधन, परिहार, बिना कर लगाना, कर में बदलना, ये रहा उत्साधन, मतलब कर हटाना, एबोल्यूशन। तो इसका क्या होगा, देखो क्वेश्चन कहां गया बेटा, ए कैसे हुआ। निम्न में से कौन सा उत्साधन का उदाहरण है, मतलब वेल्थ टैक्स जैसे समाप्त किया था ना, मतलब उत्साधन का मतलब खत्म कर देना टैक्स, जो पहले टैक्स था उसको खत्म करना, एवोल्यूशन है। निम्नलिखित इसमें कौन सा परिहार, मतलब रिमिनिशन का उदाहरण है, मतलब परिहार का मतलब कम कर देना, कुछ टाइम के लिए छूट देना, नया टैक्स के लिए नहीं है, पूरी तरह टैक्स खत्म करने के लिए, केवल छूट देने की, इसमें होगा सी। आगे आते हैं 110 में, पहले डेफिनेशन में कि मनी बिल में क्या होगा, अगर ये 5 चीजें आती है ऊपर वाली, तो वो भी मनी बिल होगा, कोई कानून ऐसा आता है। फिर आता है कोई ऐसा कानून हो जिसमें भारत सरकार द्वारा धन का उधार लेना, या भारत सरकार की कोई प्रत्याभूति कहीं रखी हो, है भारत सरकार द्वारा अपने द्वारा ली जाने वाली किसी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करना, कि भाई कहीं से कर्जा लिया तो उसका लोन भी देना है, जैसे धन उधार लेना। जब सरकार को ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो बाहर से मतलब मार्केट से पैसा लेती है, सरकारी बॉन्ड आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स वगैरह आती है, तो सरकार पैसा जुटाती है। सरकार को मान लो रेलवे वगैरह के लिए 50,000 करोड़ से, सरकार मार्केट से पैसा लेगी। ऐसा कोई बिल आता है, सरकार किसी से धन का अगर उधार वाला बिल आता है, वो मनी बिल है, वो लोकसभा में आएगा, राज्यसभा 14 दिन का ही है उसका, और कुछ नहीं। अब गारंटी देने, प्रत्याभूति का मतलब गारंटी देना, सरकार मान लो सरकार ने खुद ने लोन नहीं लिया, सरकार ने, सरकार की कोई संस्था है वो ले रही है, सरकारी कंपनी बैंक से ऋण ले ली है, तो उसकी गारंटी भारत सरकार ले रही है, ऐसा कोई बिल हो तो ये भी मनी बिल है। वित्तीय बाध्यता, फाइनेंशियली लाइबिलिटी, मान लो सरकार ने लोन लिया, अब उसका ब्याज देना है, वापिस चुकाना है, इस पर कोई बिल आ रहा है, ये भी मनी बिल है। क्या सरकार ने 1,00,000 करोड़ अगर उधार लिया, ब्याज से वापस लौटाना, ये क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब आपसे पूछे निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 110 ख के अंतर्गत आएगा, ऐसे यूपीएससी पूछ लिया तो देखो, सरकार द्वारा ऋण लेना, सरकार द्वारा गारंटी देना, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन नहीं है। 110 का बी में सरकार ऋण लेती है, वो भी क्या मनी बिल है, सरकार द्वारा गारंटी देना, ये भी मनी बिल में आता है। ठीक है, तो कौन सा आएगा, सी गलत हो जाएगा, मतलब तीसरा गलत है, 1 और 2 से, 1 और 2 किसमें, सी में। निम्नलिखित में प्रत्याभूति का उदाहरण है, सरकार द्वारा बॉन्ड जारी करना, नहीं, सरकार द्वारा किसी पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है जो भारत सरकार की कोई चीज है, उसका ऋण का भुगतान करने की जिम्मेदारी लेना, इसका होगा बी। अब आता है मनी बिल में ही है अभी, 110 का फर्स्ट का सी, गय का मतलब सी, भारत की सिंचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, मतलब जो पैसे हैं भारत की सिंचित निधि में उसकी रक्षा करना है, किसी में धम जम, उसमें धम, जो धन है, मनी है, कैसे जमा होगी, मतलब भारत की सिंचित निधि जिनमें टैक्स के सारे पैसे जाते हैं, और कॉन्टीजेंसी फंड जिसके अंदर इमरजेंसी के लिए पैसा रखना है, उसकी अभिरक्षा के लिए कोई भी कानून आता है, उनमें से पैसा कैसे निकालना है, कोई भी कानून आता है, वो भी क्या होगा, मनी बिल होगा। सिंचित निधि का मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें पैसा कहां से आता है, टैक्स से, जीएसटी से, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है समझ, मतलब बाहर से कोई आदमी सामान खरीद के लाया इंडिया में दूसरे देश से, उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, सरकार द्वारा लिया गया ऋण, अब मान लो सरकार को इतने 10,000 करोड़ आयकर मिला, 20,000 करोड़ का जीएसटी मिला, पैसा कहां रखा जाएगा,
सिंचित निधि में। इसके लिए पैसा कैसे रखा जाएगा है, इसके लिए रूल बनाना, ये कौन सा होगा, मनी बिल होगा। पैसा निकाला कैसा जाएगा सिंचित निधि से, इसके लिए भी क्या होगा, ये मनी बिल कहलाएगा। अगर कॉन्टीजेंसी फंड्स है उसमें पैसा रखा है जो अगर इमरजेंसी के लिए, तो इन सब की रक्षा मतलब इनकी कस्टडी किसके पास, ऐसे नहीं कि भाई हर किसी को फाइन रख दिया, नहीं, इनकी कस्टडी कौन रखेगा, कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदार होगा इन पैसों के लिए, इनके नियम क्या होगा, ऐसा कोई बिल आता है वो मनी बिल है। दूसरे है 110 का 88 का डी, भारत की सिंचित निधि से धन का विनियोग, मतलब विनियोग का मतलब पैसे लेना, सरकार पैसा लेती है खर्च करने के लिए। डी, किसी व्यय को भारत की सिंचित निधि पे भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम बढ़ाना। भारित व्यय का मतलब क्या होता है कि वो पैसा वहां से दिया जाएगा और उस पर लोकसभा में वोटिंग नहीं होगी। देखो, किसी विशेष काम के लिए पैसा निकालना, आवंटित करना, वो कहां से मिलेगा, कॉन्सुलेट फंड से मिला, ये भी रूल से होगा, ये भी क्या आएगा, मनी बिल है। भारित व्यय क्या होता है जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, कुछ ऐसे खर्च है जो लोकसभा पे मतदान, जैसे राष्ट्रपति की सैलरी होगी, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका वेतन हो गया, सीएजी कंप्यूटर तथा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वेतन हो गया, ऐसी चीजों पे वोट नहीं होगा। ये क्या है, भारित है। ये किसमें, सिंचित निधि पे। अगर इनकी रकम बढ़ानी है, जैसे राष्ट्रपति की अभी वेतन 5 लाख है, अगर 8 लाख करना है तो इनकी रकम बढ़ा सकते हो, तो ये भी क्या है, मनी बिल है, इन पे वोटिंग नहीं होगी। सरकार ऐसा क्यों करती है, आपसे क्यों सुना है कि भाई ये भारित क्यों है, इन पे वोटिंग क्यों नहीं हो सकती। ऐसा ये पद राजनीतिक रूप से मुक्त रखने के लिए, अगर लोकसभा में वोट किया न्यायाधीश के ऊपर, वो क्या फ्री रह सकता है, क्या उसकी क्या स्वतंत्रता की कोई गारंटी है। तो आपसे पूछे, सिंचित निधि से पैसा निकाल कर किसी मंत्रालय को देना क्या कहलाता है, कहलाता है विनियोग। अभी पढ़ेंगे आगे विनियोग क्या है ना, आगे। अब आता है कि भारत की सिंचित निधि या भारत के लोक लेखे या मंदे धन प्राप्त करना, ये संविधान की भाषा, ऐसे धन की अभिरक्षा, उसका निर्गमन या संघ या राज्य के लेखों की संपरीक्षा, ये क्या चीज है। देखो, इसको पढ़ते हैं 110 का, देखो यहाँ पे आएगा कि भारत के जो सिंचित निधि में जो पैसा रखा है ना, ये संविधान की भाषा, लेकिन नॉर्मल भाषा, उसको कोई भी अपनी मन मर्जी से निकाल नहीं सकता। निर्गमन का मतलब विड्रोवल है, मतलब उसको कोई ले, मान लो कोई किसी मंत्री ने कहा 5,000 करोड़ दो, नहीं मिलेगा, उसके लिए रूल है। भारत की सिंचित निधि या लोक लेखे जो पब्लिक अकाउंट है उससे पैसे ऐसे नहीं निकलेंगे, उनके अभिरक्षा, उनके लिए रूल्स वगैरह होंगे, वो मनी बिल से होगा। तो संविधान क्या कहता है, नियम होने चाहिए, ये नियम ही मनी बिल है। अब सरकार का जो हिसाब है, मतलब सरकार ने को 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ रोड बनाने, रेलवे बनाने के लिए पैसे दिए, मान लो ग्राउंड पे उन्होंने बनाई नहीं, तो सीएजी क्या करेगी, जांच करेगी उसका। इनके भी रूल बनाने के लिए क्या, जो कोई भी कानून आएगा वो मनी बिल कहलाएगा। अब आता है, हमने ऊपर से पढ़ा है कै से लगाकर च तक है, मतलब कै से ए से लगा के ए बी सी डी ई एफ तक पढ़ा हमने, ई तक पढ़ा। ई तक जितने भी सब्जेक्ट पे बातें हुई, इनके जो आनुषांशिक मतलब आनुषंगिक विषय है, इंसिडेंटल मैटर है, मतलब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होना। जैसे सरकार ने कहा कि कानून बनाना है, नया कर आया, अब ये नया कर कौन सा ऑफिसर लेगा, उसका रूल, मतलब ये कैसे वसूला जाएगा, कौन अधिकारी देखेगा, ऐसा भी कोई बिल आता है, वो भी मनी बिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। अब कहते हैं कि जैसे मान लो कोई ऐसा कानून है जिसमें जुर्माना लग रहा है, आप फाइन, हेलमेट पे फाइन लग रहा है, लाइसेंस की फीस है लाइसेंस फीस है, सेवा शुल्क है, या नगर निगम स्थानीय निकाय को टैक्स लगा रहा है, ये मनी बिल नहीं होते। देखो, एक जुर्माना मतलब किसी ने हेलमेट नहीं पहने पे 1,000 का जुर्माना, अब आगे कह दे कि 1,000 की जगह 10,000 जुर्माना करेंगे, तो ये मनी बिल नहीं है, ये सामान्य बिल है। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस को बढ़ाना, लाइसेंस की फीस की सेवा शुल्क है, वो मनी बिल में नहीं आएगा, साधारण बिल में आएंगे सारे। सेवा शुल्क मतलब पासपोर्ट है, उसका शुल्क है, तो सेवा दी जा रही है, वो मनी बिल नहीं। स्थानीय नगर निगम है, हाउस टैक्स लगता है नगर निगम वाटर पे टैक्स ले, ये केंद्र सरकार के सब्जेक्ट ही नहीं है, ये किसमें नहीं है, ये मनी बिल में नहीं है, ये ध्यान रखना। मनी बिल का ये क्या है, अपवाद है। अब आपसे कोई पूछे निम्न में कौन सा धन विधेयक नहीं होगा, जुर्माना लगाना, लाइसेंसिंग फीस, स्थानीय निकाय द्वारा कर लगाना, मतलब धन विधेयक नहीं होगा, ये तीनों ही नहीं होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये पर्सन उठता है, हमने पढ़ा इतना 110 में, कि ये कौन तय करेगा कि ये मनी बिल है नहीं है।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति नहीं, लोकसभा का स्पीकर ही तय करेगा। अगर लोकसभा के स्पीकर ने तय कर दिया कि मनी बिल है तो मनी बिल है। अब लोकसभा का स्पीकर उसके ऊपर लिख के देगा, लिखेगा बिल के ऊपर कि ये मनी बिल है, अपने साइन करेगा। ये मनी बिल है, ये नहीं है, ये अंतिम फैसला किसका है? स्पीकर का। ठीक, 110 का था आर्टिकल। जब मनी बिल लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस पर जो स्पीकर लिखेगा ना, ये धन विधेयक है, साइन करेगा, इसे बोलेंगे स्पीकर द्वारा सर्टिफिकेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, निम्न में से कौन सा बिल मनी बिल नहीं है? पासपोर्ट, नगर निगम, जुर्माना। वही क्वेश्चन वापस रिपीट। ठीक, अब आगे विधेयकों पे राष्ट्रपति की अनुमति, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप कंफ्यूजन भी खाओगे कि पॉकेट विटो नाम सुना होगा, एब्सोल्यूट विटो, पॉकेट विटो। देखो, हमने आर्टिकल 79 भी पढ़ा था, 73 भी पढ़ा था, 74 भी पढ़ा था। आर्टिकल्स में हम देखते हैं संसद का मतलब क्या है। संसद का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलकर ही संसद बोला जाता है। लोकसभा ने बिल पास कर दिया, मान लो कोई साधारण बिल है या मनी बिल है, ध्यान रखना मनी बिल की भी कह रहा हूं मैं, संविधान संशोधन बिल को छोड़ दो एक को, मनी बिल और साधारण बिल। मनी बिल लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा का कोई रोल नहीं, 14 दिन का। साधारण बिल में दोनों का रोल है। ये दोनों, अगर साधारण बिल और मनी बिल लोकसभा राज्यसभा से आए, मनी बिल राज्यसभा से जाता नहीं, साधारण बिल दोनों में जाता है, आए तो उस पर लास्ट साइन होते हैं राष्ट्रपति की अनुमति। अगर राष्ट्रपति अनुमति ना दे, बिल को रोक दे, अगर अनुमति नहीं दिए, अगर अनुमति रोक देता है तो बिल क्या हो जाएगा? खत्म, बिल पास नहीं होगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। वीटो का मतलब पावर है उनके पास है। अगर अनुमति दे देते हैं बिल पे तो क्या होगा? बिल पास हो जाएगा। जब कोई सदन, देखो, जब कोई विधेयक सदन, संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा। राष्ट्रपति घोषित करेगा कि विधेयक पे अपनी अनुमति दे या अनुमति रोके। अगर अनुमति दे देता तो बिल पास है, अगर अनुमति रोक लेता है तो इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो है। बिल ही खत्म हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे आगे। देखो, एक और सेक्शन देखो। परंतु राष्ट्रपति, अब मान लो राष्ट्रपति ने क्या किया, एक तो सीधे या तो मना कर दे या हाँ कर दे। हाँ कर दिया तो बिल पास, मना कर दिया तो एब्सोल्यूट वीटो से उसने खत्म कर दिया बिल। दूसरा, राष्ट्रपति ये करे कि बिल आया, राष्ट्रपति सुझाव दे क्या इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके दो, राष्ट्रपति ने वापस दे दिया। अब जब संसद से वापस वो बिल आ गया, वापस लौट के, तो राष्ट्रपति को हाँ करना ही होगा। दूसरी चीज ध्यान रखना, धन विधेयक को वो नहीं दे सकता वापिस। धन विधेयक पे दो ही कंडीशन है, या तो हाँ करेगा या ना करेगा। लेकिन साधारण विधेयक पे 3 कंडीशन है, हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, वापिस भी दे सकता है। देखो इसको देखते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले मैंने कौन सा बोला? एब्सोल्यूट वीटो। राष्ट्रपति अंतिम अपनी अनुमति रोक दे, विथहोल्ड असेंट कर दे, अंतिम परिणाम विधेयक खत्म। तो ये मनी बिल पर भी लागू है और साधारण विधेयक पर लागू है। अब मान लो कि कोई सरकार बदल गई, पुरानी सरकार ने कोई बिल लाया, अभी वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, नई सरकार आई, उसने कह दिया कि आप पास मत करो, इस पे हाँ मत दो, अपनी अनुमति रोक दो, तो वो क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है इसको। ठीक है, मतलब जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति घोषणा करेगा, अनुमति देता है तो पास है, अनुमति रोक ले तो एब्सोल्यूट वीटो है। ठीक, पहला तो एब्सोल्यूट वीटो दोनों पे लगता है, धन विधेयक पर भी लगता है, साधारण विधेयक पर भी लगता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में लाए कि उसको राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होगी, वीटो नहीं यूज कर सकता। दूसरा वीटो है सस्पेंसिव, मतलब किसी भी चीज को निलंबन करना, मतलब थोड़ी देर के लिए रोकना। जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास विधेयक आया, राष्ट्रपति ने कहा कि थोड़ा विचार कर लो, वापिस दिया। अब वो वापस दिया तो लोकसभा ने, राज्यसभा ने वो वापस पास करके दे दिया, तब उसको क्या करना होगा? अनुमति देनी होगी। और थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है, मतलब विचार के। जैसे राष्ट्रपति विधेयक को थोड़ी देर के लिए रोकता है, हमेशा के लिए खत्म नहीं करता है। ठीक, कोई देखो इस पर फिर से सोचो, संसद को वापस भेज देता है, अगर संसद पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी। अब आपसे कोई पूछे, निलंबनकारी का मतलब है निलंबन, निलंबनकारी मतलब थोड़े समय के लिए रोकना। क्या ये मनी बिल पे लागू है? नहीं, मनी बिल पे दो ही चीज है, या तो हाँ करेगा या फिर एब्सोल्यूट वीटो आएगा। उसमें दो ही चीज लागू होती है, हाँ या ना, और वो कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता, वापिस नहीं दे सकता मनी बिल। राष्ट्रपति मनी बिल को वापिस नहीं दे सकता, अनुमति देगा या अनुमति रोकेगा, वापिस नहीं भेजेगा। किसको? मनी बिल को।
अगर देखो अमेरिका में क्या है, अपने देश में क्या है कि कोई भी बिल आया, मनी बिल को छोड़ के साधारण बिल है, उसको वापस भेज दिया तो वापस लोकसभा में साधारण बहुमत से पास करके वापस आ जाता है, राष्ट्रपति को अनुमति देनी। अमेरिका में क्या है, वापस अगर राष्ट्रपति भेज देता है तो फिर वो विशेष बहुमत से पास होकर आना चाहिए अमेरिका में, अपने में नहीं। अब आता है पॉकेट विटो। पॉकेट विटो ये होता है कि देखो अभी संविधान में आप देखोगे इसमें लिखा है कि वो अपनी अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा, लेकिन ये नहीं लिखा ना कि अनुमति कितने टाइम पीरियड में देगा, कि 6 महीने में पास करेगा। अब मान लो राष्ट्रपति के पास बिल आया, राष्ट्रपति ने पढ़ा ही नहीं, ऐसे पॉकेट में डाल लिया। कोई पूछे साहब इस पर अनुमति दो, कभी मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ूंगा। कहा कि बता दो आप अनुमति नहीं दोगे, कि मैं क्यों नहीं दूंगा, मैं तो देना चाहता हूँ अनुमति, लेकिन पढ़ लू, टाइम नहीं है अभी मेरे पास। तो इसका मतलब क्या, वो पॉकेट में डाल के रख लिए बिल, पॉकेट से निकाला ही नहीं। तो मतलब राष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं लिखी गई तो कितने दिन में फैसला करना है, वो पढ़े ही नहीं, 5 साल नहीं पढ़े तो वो बिल रुका ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। ना तो वो खत्म हुआ ना वो पास हुआ है, ना तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार करता है, ना उसे वापिस भेजता है, ना उसको लंबित मतलब उसको केवल लंबित रखता है। इसका एक सीन होता है, ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, एक बिल आया था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल 1986। इस बिल में सरकार ने दोनों सदनों से पास करवाया कि सरकार को इतनी शक्ति दी जाए कि किसी भी व्यक्ति की डाक लेटर आ रहा है उसको सरकारी अधिकारी खोल के पढ़ सकते हैं, डाक को खोल के रख लिया या फिर वापस दे ना दे। इसके ऊपर ज्ञानी जेल सिंह ने इस बिल पे साइन ही नहीं, साइन क्या अपने पॉकेट में डाल के बैठ के बोले ही नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं अनुमति नहीं दूंगा, अगर अनुमति नहीं देते, वो बोल देते नहीं दूंगा तो एब्सोल्यूट वीटो हो जाता, तो राजनीतिक थोड़ी हलचल तेज होता है। उन्होंने कहा कि भाई टाइम नहीं मिला पढ़ने का, मैं पढ़ूंगा, मुझे टाइम दो थोड़ा पढ़ने का, तो वो पास ही नहीं हुआ, पॉकेट में डाल के रख लिया, इसलिए बोलते हैं पॉकेट वीटो है। तो आपसे कोई पूछे ज्ञानी जेल सिंह वाला कि डाक लेटर को खोल ले, तो सरकार ने कहा कि हम क्यों करना चाहते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा, लोगों के लेटर वगैरह पढ़ने के लिए। अब देखो एक चीज याद रखना, अब देखो संविधान संशोधन किया गया एक और, कि पहले कि राष्ट्रपति क्या करता, संविधान संशोधन वाले बिलों के ऊपर भी पॉकेट वीटो का यूज कर लेता था। लेकिन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 इंदिरा गांधी के समय आया था। अब राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी, अनिवार्य है संविधान संशोधन वालों पे, साधारण पर मनी पर वो मना कर सकता है, संविधान संशोधन पे मना नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता हो, केवल उसको मना कर देगा, या मना कर देगा तो मतलब एब्सोल्यूट वीटो यूज कर लेगा, या उसको पास कर देगा। यदि संसद पुनः विधेयक पारित कर दे तो राष्ट्रपति फिर वापस भेज सकता है, अनुमति देना अनिवार्य होगा, राज्यसभा को भेजना होगा, सरकार समाप्त कर सकता है। यदि संसद पुनः विधेयक पारित कर दे, मतलब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा, इस पे क्या होगा, तो आप ये कथन पढ़ लो, फिर वापस भेज सकता है, नहीं भेज सकता, एक बार ही भेज सकता है, अनुमति देना अनिवार्य होगी, राज्यसभा को भेजेगा नहीं, समाप्त कर सकता है नहीं, तो क्या होगा, इसका सही क्या होगा, अनुमति देना अनिवार्य होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार वापस भेज सकता है, नहीं भेज सकता, पहला गलत। पहला क्या है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं दे सकता, वो मना कर देगा, एब्सोल्यूट वीटो या पास कर देगा या पॉकेट वीटो यूज कर लेगा, वो वापस नहीं दे सकता धन विधेयक को, साधारण को भेज सकता है, तो पहला गलत। राष्ट्रपति की सिफारिश संसद पर बाध्यकारी होती है नहीं, संसद चाहे तो माने सिफारिश, नहीं माने, संसद की इच्छा है, ये भी गलत। पुनः पारित होने पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, इसमें तीसरा सही, तो केवल क्या होगा, 3। अब आता है निम्न कथनों पे विचार कीजिए, पॉकेट विटो शब्द संविधान में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, देखो एब्सोल्यूट विटो, पॉकेट विटो, ये कहीं नहीं लिखा है संविधान में, ये चीज मान लेना, ये गलत है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुमति देने की समय सीमा तय है, बिल्कुल तय नहीं है समय सीमा, समय सीमा तय नहीं है तभी तो पॉकेट विटो आया है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है, हाँ देनी होती है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। तो कौन सा सही होंगे, समय सीमा तय है, ये गलत है, ये गलत है, इसमें तीसरा सही है, ओनली बी। अनुच्छेद 111 में निम्न से कौन सा शब्द सीधे तौर पर लिखा है, एब्सोल्यूट विटो नहीं लिखा, पॉकेट विटो नहीं लिखा, एक चीज लिखी है, विथ होल्ड असेंट, मतलब अनुमति रोक लेता है, बस इतना ही लिखा है। आगे चले, अब आता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को हम बजट बोलते हैं,
भारत सरकार का बजट आ गया। संविधान में कहीं बजट नहीं लिखा है, संविधान में लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण को हम बोलते हैं यूनियन बजट या केंद्रीय बजट, सरकार का बजट आ गया। लेकिन ये शब्द संविधान में नहीं लिखा। संविधान में लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 कहता है कि राष्ट्रपति का एक कर्तव्य है कि वो हर साल वित्त वर्ष, हर वित्तीय वर्ष संसद के दोनों सदनों के सामने, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सामने, जो सरकार की अनुमानित आय है, जो अनुमानित व्यय है, उनका एक्सपेंडिचर कहां रखेंगे? लोकसभा उन दोनों सदनों के सामने रखेंगे। प्रत्येक राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रांकलित प्राप्तियां और वे विवरण रखेगा, जिससे इस भाग में वार्षिक वितरण कहा जाएगा। दोनों सदनों के सामने रखेगा। अब दूसरा ये भी कहा गया कि खर्च को दो भागों में बांटा जाएगा। एक तो भारत पे, भारित पे, जो कॉन्सुलेट फंड पर है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, इस पे क्या होगा? जो लोकसभा वोट नहीं कर सकती, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, इस पे वोट नहीं होगा। दूसरा खर्च होगा जिसपे वोट होगा। लोकसभा वोट कर सकती है, बहस इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन वोट नहीं करेगी। बहस के पैसे पे कोई वोट करना। अब आता है राजस्व लेखा बनाव अन्य। संविधान ने यह भी लिखा है कि आप जब वार्षिक विवरण रखोगे बजट में, तब दो चीजें लिखोगे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय की एक अलग लिस्ट और अन्य व्यय की अलग लिस्ट। अन्य व्यय को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू वे में क्या होता है? किसी पेंशन हो गई, मतलब वेतन देना, पेंशन देना, बहुत सारी स्कीमों में फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये क्या है? राजस्व व्यय, जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होती। कैपिटल वे, सड़कें बनाना, एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, वो क्या आता है? कैपिटल वे में आता है। इनको भी अलग अलग रखोगे। अब आपसे पूछे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बजट संविधान में प्रयुक्त हुआ शब्द नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा सदन के समक्ष रखा जाता है, सही है। भारत व्यय पे मतदान नहीं हुआ, 2 और 3 सही है। अब आगे आते हैं, निम्नलिखित व्यय भारत की सिंचित निधि पर भारित व्यय होंगे। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम यहाँ पे कंफ्यूजन करता है कि भारित व्यय क्या है। ठीक है, इन सबको देखो एक करके पढ़ते हैं। सबसे यहां से देख लेते हैं, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। आ जा भाई। मतलब राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते क्या होंगे? भारित व्यय होंगे सिंचित निधि पे। दूसरा, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा लोकसभा के सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं। और ऐसे भारत सरकार ने कोई लोन, ऋण वगैरह लिए, वो भी भारित व्यय होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उनके संबंध में वेतन भत्ते और उनकी पेंशन, उच्चतम न्यायालय के। फेडरल न्यायालय अब है नहीं। उस न्यायालय के न्यायाधीश की उनकी केवल पेंशन है। हाईकोर्ट के जजों की सैलरी नहीं है, केवल पेंशन। भारत हाईकोर्ट के जजों की पेंशन है, ये ध्यान रखना, सैलरी नहीं है उनकी, है ना। सीएजी की सैलरी वगैरह है। अगर न्यायालय ने यह कह दिया कि किसी व्यक्ति को कोई निर्णय दे दिया कि भाई ये 500 करोड़ रुपए दो, वो भी भारित होगा। अब देखो अलग अलग देखें इनको। भारित क्या होता है? कुछ संस्थाओं को सरकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना। अगर ऐसा करते हैं तो लोकसभा जैसे सुप्रीम कोर्ट की सैलरी वगैरह नहीं पे वोट नहीं करेगी, चर्चा कर सकती है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, सभापति का, अध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा इन सब का वेतन। ऋण भार, मतलब सरकार ने कोई बाहर से पैसा लिया है, अब उसका ब्याज भी चुकाना है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए, 100 करोड़ ब्याज है, इन पे कोई वोटिंग नहीं होगी, ये भारित है। न्यायाधीशों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का जज वगैरह, हाईकोर्ट के जजों की वेतन बता नहीं है, उनकी केवल पेंशन होगी। ठीक है, भारित। सीएजी की वेतन बता, पेंशन वगैरह। न्यायालय ने बोला, कोर्ट ने बोला 500 करोड़ दो, हट जाना, तो वो भी भारित भी आएगा। और संविधान कोई नया वे जोड़ दे तो वो भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आपको एकदम थोड़ा ट्रेप लग सकता है। ट्रेप क्या है? निम्न कथनों पे विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जज का वेतन भारित व्यय, हाई कोर्ट जज का वेतन भारित व्यय, ऋण पे ब्याज भारित व्यय, कौन सा सही होगा? तीनों सही है या फिर कोई गलत है इसमें? देखो ये आप सही कर गए ना, मतलब ट्रेप से निकल जाओगे। दूसरा गलत होगा, हाईकोर्ट के जज का वेतन नहीं होगा। मैंने बोला है केवल पेंशन होगी हाईकोर्ट के जज की। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन, पेंशन सब है भारित में, है ना। अब आ गया कि अब जैसे 112 में बताया गया कि दोनों पटलों पे रखा जाएगा है बजट, फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट। अब कहा गया है कि संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया कि जो पैसा है इसमें मतदान में क्या होगा। पहली बात लिखी है कि जो सिंचित निधि से भारित व्यय, इस पे तो मतदान होगा नहीं। बाकी जो भी तुम पैसा निकाल रहे हो सिंचित निधि से, इन पे सब पे वोटिंग होगी। ठीक, अब देखो सबसे पहले
प्राकलन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट करना, किसी भी चीज का आंकलन करना। सरकार कहते हैं कि अगले साल के लिए हमें 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, रक्षा मंत्रालय के लिए, शिक्षा के लिए चाहिए 3,000 करोड़ बजट चाहिए अगले साल, पता नहीं कितना चाहिए, आइडिया है, एस्टिमेट लगाना, अनुमान लगाना। प्राकलन का मतलब अनुमान लगाना है, पहले ही आंकलन करना, मतलब पहले आंकलन करना। अब आर्टिकल 113 कहता है कि प्राकलन में आप जब आएगा आर्टिकल 113, तो जो भारित वे है उन पे मतदान नहीं होगी, चर्चा होगी। बाकी जो वे है जैसे शिक्षा, रेल, जितना पैसा है, इन सब पे क्या होगा? वोटिंग होगी। इसको बोला जाएगा डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? अनुदान की मांग के रूप में लिया जाएगा, बाकी को उसको नहीं लिया जाएगा। लोकसभा क्या कर सकती है? मंजूरी दे दे। सरकार ने कहा 5,000 करोड़ चाहिए है साल के लिए, 500 करोड़ चाहिए, लोकसभा कह दे कि भाई 5,000 करोड़ ले लो, चलो ठीक है, बात हो गई। अब सरकार, लोकसभा मना भी कर दे कि भाई 5,000 करोड़ नहीं देंगे, कम कम देंगे, 3,000 करोड़ देंगे, ये भी कर सकती है लोकसभा। लेकिन लोकसभा ये नहीं कर सकती कि सरकार ने 5,000 करोड़ मांगे, लोकसभा कहते 10,000 करोड़ ले लो, नहीं, बढ़ा नहीं सकती। मना कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा नहीं सकती। प्राकलन में ये ध्यान रखना। दूसरा, अनुच्छेद 113। अब जो भी प्राकलन आएगा, ये नहीं है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश किया जाएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही वो चीज रखी जाएगी। कोई सांसद अचानक खड़ा होकर बोल दे नहीं भाई साहब शिक्षा पे 5,000 करोड़ खर्च कर दो, नहीं, पहले राष्ट्रपति को बताओ, राष्ट्रपति अपनी सिफारिश करेगा तब जाके प्राकलन आएगा, एस्टिमेट, है ना। अब आपसे पूछे, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। भारित व्यय पे मतदान नहीं होता, नहीं होता। भारित व्यय पे चर्चा नहीं होती, ये गलत, चर्चा होती है, मतदान नहीं होता। लोकसभा अनुदान की मांग की राशि बढ़ा सकती है, बढ़ा नहीं सकती। सी में क्या है? केवल दो, बहुत सही, सी सही है। ठीक, आगे। अब आता है कि जैसी प्राकलन में कहा, ग्रांट कर दिया आपको, कहा कि भाई पैसे ले लो, वोटिंग होगी है, अब आपका ये अनुदान मिल गया आपको। लेकिन अब सपोज करो आप अपने पापा के पास गए कि पापा मेरे को 10,000 रुपए चाहिए फोन के लिए, आपने कहा ठीक है ले लो। अब घर की चाबी मम्मी के पास है, आप मम्मी के पास जाओगे, मम्मी पैसे दो 10,000, तो मम्मी कहेगी हाँ, किसने कहा? पापा ने कहा, पापा से बात करो फोन पे, वो परमिशन वापस लेगी। मतलब पहले आपको ग्रांट तो मिल चुका है, अनुदान तो मिल चुका है, लेकिन अब उसके लिए एक अलग से परमिशन लगेगी, विनियोग विधेयक बोलते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 113 में जो अनुदान दिए गए हैं उनके लिए पैसा मिलेगा। अब इस विधेयक जब आएगा ये, तो इसमें कोई चीजें जोड़ी घटाई नहीं जाएगी, केवल वोटिंग होगी। एक बार और बोले, डबल लॉक है, डबल सिक्योरिटी लॉक है। अब देखो क्या लिखा है, विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल, सिंचित निधि से पैसा निकालने की कानूनी अनुमति। अनुदान और विनियोग दोनों अलग अलग है। अनुदान पे पहले 113 पे वोटिंग हो चुकी है, ग्रांट पे, सॉरी, हाँ हाँ 113 पे, और विनियोग में अलग होगी। जैसे आप पापा मम्मी, जो आपने पापा को बोला 10,000 का फोन चाहिए, पापा ने कहा ले लो, मम्मी के पास पैसे चाबी की, मम्मी देगी कब? जब पापा परमिशन वापस, मम्मी पूछेगी उनसे, बोलने डबल लॉक है ना, वैसी सरकार ने डबल लॉक बनाया। लोकसभा ने हाँ बोला, लेकिन वास्तव में पैसा निकालने के लिए वापिस आपको कानून ला के आना पड़ेगा। लोकसभा द्वारा अनुदान पास करने के बाद एक नया विधेयक आएगा जिसे बोला जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने वाला कानूनी अनुमति देने वाला। लोकसभा दो चीजें कर, इसमें दो चीजें, लोकसभा द्वारा मंजूर अनुदान वो मिलेगा पूरा, लोकसभा ने कहा 5,000 करोड़ जो पहले ग्रांट हो चुकी है, अब इसमें ना कमी होगी, कोई कटौती वगैरह कुछ नहीं होगी, पूरा मिलेगा। और जो भारित व्यय है वो भी पूरा मिलेगा। लेकिन विनियोग विधेयक में ना तो राशि बदल सकते हैं, ना कोई उद्देश्य बदल सकते, चेंजेस कुछ नहीं होगा। जो 113 में बोला गया भाई इतना मिलेगा उतना ही मिलेगा। जैसे आपको पापा ने कहा 10,000 का फोन, मम्मी ने आपको बोला, आप मम्मी के पास गए चाबी लेके 10, तो आपको 10,000 ही मिलेंगे, ऐसे नहीं मम्मी ने खोल ली तिजोरी 5,000 रुपए और ले लो, 10,000 ही मिलेंगे। तो क्या होता है, सिंचित निधि से पैसा तभी निकलेगा जब विनियोग विधेयक कानून बन जाए। लोकसभा ने हाँ बोला, इसका मतलब क्या? पहले अनुदान आएगा, ग्रांट आएगा लोकसभा में 113 आर्टिकल, फिर एक कानून आएगा विनियोग विधेयक आर्टिकल 114, उसके अनुसार कानून बनेगा, तब जाके क्या निकलेगा? पैसा निकलेगा। अब आता है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। विनियोग विधेयक के बिना सिंचित निधि से पैसा नहीं निकलेगा। सही है, नहीं निकलेगा। विनियोग विधेयक में राशि बढ़ाई जा सकती है, नहीं बढ़ा जा सकती, 113 के अनुसार बढ़ा सकती है, वो 113 में ग्रांट वाला है, वो अनुदान वाला, विनियोग में नहीं बढ़ा सकती। विनियोग विधेयक में चार्ज एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है, हाँ शामिल होता है, तो कौन सा होगा? 1 2 3, तो 1 3 खान पे ए सही होगा इसका।
अब आर्टिकल 113, यही अनुपूरक, अतिरक और अधिक अनुदान, ये क्या चीज है? इसमें आप कंफ्यूजन करोगे एग्जाम में। अनुपूरक, अतिरक या अनुदान, अधिक अनुदान क्या है? आर्टिकल 115 देखो, अनुपूरक का मतलब होता है अनुपूरक, सप्लीमेंट्री। आप अगर एग्जाम हॉल में जाते हो, आपको एक कॉपी मिली, एग्जामिनर तो ये सोचता है आप इसमें लिख दोगे, लेकिन आपकी राइटिंग ज्यादा, आपको सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए। वैसे सरकार एक अनुमान लगाती है कि इस साल 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब अनुमान है वो, क्या पता महंगाई बढ़ी, कुछ और होगा, तो अब उसको और पैसा चाहिए, उसे बोला जाता है सप्लीमेंट्री। अतिरिक्त का मतलब है सरकार ने ये कहा कि भाई ये इतना पैसा चलेगा, लेकिन नई सेवा या नई सर्विस शुरू कर दी उसी चीज में, तो उसके लिए एडिशनल खर्चा हो गया अतिरिक्त। अधिक अनुदान मतलब सरकार से पहले ही काम शुरू होगा, मतलब 4,000 करोड़ में काम होना था, 5,000 करोड़ लग गए, उसके लिए क्या चाहिए? एक्सेस ग्रांट। अब ये है क्या? ये सारे के सारे बजट के बाद, ये भी अगर आपको चाहिए तो वापिस वही प्रक्रिया है। कौन सी? 112, 113, 114 वाली, इसमें वही प्रक्रिया लगा। पढ़ते देख, सबसे पहले अनुपूरक अनुदान। देख सबसे पहले क्या है, अगर बजट में अनुमान गलत हो जाए, क्योंकि बजट तो अनुमान है, भविष्य में कोई पूरी तरह नहीं जानता, इसलिए आर्टिकल 115 है। आर्टिकल 115 में 3 चीजें। सप्लीमेंट्री कब आएगी? पहले जो पैसा मंजूर हुआ था वो कम पड़ गया। मान लो स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट था 50,000 करोड़, अब नई दवाइयां थोड़े अस्पताल के लिए और चाहिए, खर्चा 10,000 करोड़ और चाहिए उनको, है और चाहिए, तो इसके लिए क्या आएगा? सप्लीमेंट्री ग्रांट आएगा। अब ये थोड़ा सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दो और पैसा, तिजोरी खोल के वापिस नहीं होगा, वापिस वही प्रोसेस है। 112 आर्टिकल में 100 दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति रखेंगे, 113 में ग्रांट होगी, 114 में बिल आएगा, है तो ये सप्लीमेंट्री ग्रांट होगी। अतिरिक्त अनुदान, मान लो सरकार ने कहा कि भाई एजुकेशन पे 5,000 करोड़ रुपए खर्चे होंगे एजुकेशन पे, अब बीच में ही नई टेक्नोलॉजी आ गई कि एआई शिक्षा पर भी सरकार खर्च करना चाहती है, अब 1,000 करोड़ और चाहिए अलग से, तो ये क्या होगा? एडिशनल ग्रांट। क्या होगी? एडिशनल ग्रांट। अधिक अनुदान, सरकार पहले से ज्यादा पैसा खर्च कर चुकी है, अनुमान था 10,000 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन 14 करोड़ हजार खर्च हो चुके हैं अनुमान से ज्यादा, जब उसकी संख्या। अब ये क्या है? सप्लीमेंट्री कम पैसा, एडिशनल नया आया, नया काम आ गया, मतलब नई सेवा शुरू होगी, पहले से ज्यादा खर्च। इन सब चीजों के लिए आर्टिकल 115 के 2 में लिखा है कि देखो, अनुच्छेद 112, 113, 114 वाली पूरी प्रक्रिया आपको करनी होगी, मतलब आपको पूरा का पूरा विवरण रखना होगा। 112 के तहत नई मांग होगी, 113 ग्रांट लेनी पड़ेगी, 114 के तहत वापिस एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग बिल लेके आना पड़ेगा, तब जाके पैसा, वही प्रोसेस वापस करनी है। बहुत लोग ये सोचते कि सप्लीमेंट्री ग्रांट है मतलब पैसा, ना ना, प्रोसेस वही 112, 113, 114 वाली, इन तीनों को समझ लेना, तीनों में है क्या क्या। अब क्या आता है ना, ये क्वेश्चन करो, एक बढ़िया चीज करते हैं। 115 के अंतर्गत अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान के संबंध में कौन सी प्रक्रिया लागू होती है? 112, 113, 114 वाली ही लागू होगी। आगे चले, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान, ये क्या है? ऊपर वाले पढ़े सप्लीमेंट्री वगैरह, ये क्या है? ये अलग है, वो अलग है। वो है कि बजट का अनुमान में खर्चा हो गया। लेखानुदान और ये क्या है? देखो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लेखानुदान देखते हैं। लेखानुदान को क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। प्रत्यानुदान वोट ऑन क्रेडिट। अपवाद अनुदान एक्सेप्शनल ग्रांट। लेखानुदान का मतलब है कि जैसे बजट अपना 1 फरवरी को आता है, 1 अप्रैल तक उसका पूरा डिस्कशन होता है, वो लागू हो जाता है। अब मान लो कि 1 अप्रैल तक बजट लागू नहीं हुआ, 10-15 दिन और टाइम लग गया संसद में बजट को पास होने में, 15 दिन, तो 15 दिन तक देश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी है और चीजों की सैलरी है, उनके लिए पैसे कहाँ हैं? पूरा बजट पास नहीं हुआ, तो इसके लिए कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए पैसा दे दो। क्या? पूरा बजट पास नहीं हुआ लेकिन कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, ये केवल अस्थायी पैसा है। अब क्या हर बजट में ऐसा होता है? नहीं, हर बजट में नहीं होता। कभी कभी मान लो कि अगर नया इलेक्शन आना है, कि मान लो ये सेशन आया, इसके बाद में इलेक्शन आना है, तब आ सकता है वोट ऑन अकाउंट। या कभी कभी होता है कि लोकसभा में बजट पास नहीं हो पाया, टाइम लग रहा है, 1 महीना और लग जाए, 15 दिन और लग जाएगा, तब वोट ऑन अकाउंट का मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना है। इसके लिए प्रोसेस में आपको क्या याद रखना है? वोट ऑन अकाउंट जब बजट चल रहा है और पास नहीं हो पाए, कभी कभी, ये हर साल नहीं होता, एक्सेप्शनल है। प्रत्यानुदान क्या होता है? वोट ऑन क्रेडिट। एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड है, जो पहले से बनाए रखे हैं कि भाई देश में कोई इमरजेंसी आ गई, लेकिन वोट ऑन क्रेडिट की इमरजेंसी बहुत बड़े लेवल पे आ गई, छोटे लेवल पे नहीं है। युद्ध हो गया, वार हो गया, बहुत पैसा चाहिए रक्षा के लिए, तब सरकार क्या करेगी? वोट ऑन क्रेडिट से पैसा निकालेगी।
क्या निकालेगी? अचानक बड़ी अनिश्चित जरूरत आ गई, पूरा विवरण देना मुश्किल है, सरकार युद्ध जैसी, या बाढ़ आ गई बहुत बड़ी लेवल की आ गई, वोट ऑन क्रेडिट। वोट एन अकाउंट सामान्य अस्थायी खर्च है, टेम्पररी टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए खर्चा चाहिए, सरकार दे देगी है जब तक बजट पास नहीं होता। अब आता है अपवाद अनुदान। अपवाद अनुदान है एक्सेप्शनल ग्रांट, ऐसा खर्च जो सामान्य सेवा का हिस्सा नहीं है। अचानक मान लो गांव का सरपंच का काम क्या है? पानी की टंकी बनाना, नाली बनाना और सड़क बनाना। अब उसको अगर एडिशनल में देखें, अब एडिशनल ग्रांट कहां आई थी? आर्टिकल 114 में हम क्या पढ़ के आए थे? सॉरी 115 में क्या पढ़ के आए थे? एडिशनल ग्रांट पढ़ के आए थे ना। देखो ऊपर जाता हूं मैं थोड़ा, ये रहा एडिशनल, मतलब नया काम आ गया। अब यहां पे क्या है? अब यहां पे आप कंफ्यूजन करोगे, वहां पर भी एडिशनल है, यहाँ पे एक्सेप्शनल है, दोनों तो एक जैसे ही हो गए ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। आजा भाई आजा। हम्म? हाँ आ गए, एक सेकंड। अब देखो एक्सेप्शनल ग्रांट है ना, एडिश, अब देखो सरपंच का काम, अब एक एडिशनल ग्रांट वाला देखते हैं। एडिशनल ग्रांट में क्या कि सरपंच ने काम है सड़क बनाना। अब सरपंच का काम, बजट एक सड़क का था, वो कहता है 2 सड़क और बना देते, सीसी रोड की बना देते। तो ये क्या है? एक नई सेवा शुरू कर दी, ये क्या एडिशनल है। अब क्या आता है एक्सेप्शनल, अलग है, जो 116 वाला है, कि सरपंच का काम है कि सड़क बनाना, नाली बनाना, और सरपंच अचानक कहता है 10 दिन का मेला रख दें, ये अलग सेवा है ना, काम तो अलग है ना सड़क वाला। अभी भी नहीं समझो। देखो एक नॉर्मल उदाहरण एक और है, देखो कोई दुकान है, एडिशनल उसका, किसी दुकान में मान लो सामान मिल रहा है बिस्किट, वो केवल बिस्किट ही बेचता था पहले, अब वो चिप्स बेच भी रखने लग गया, तो मतलब वो सामान खाने पीने का ही बेच रहा है। ये क्या होगा? एडिशनल, नई सेवा शुरू कर दी उसने चिप्स की। अब मान लो वो दुकान का काम छोड़ के शादी का पंडाल वगैरह लगा रहा है, ये तो पूरी एक अलग ही चीज। ये क्या होगा? एक्सेप्शनल। ऐसे ही सरकार में आता है कभी कभी कि वो एक्सेप्शनल ग्रांट है, सोच ही नहीं सकते, कुछ ऐसी चीज आती है कि उस बहुत कम टाइम के लिए होते है, वो एक ही चीज करनी है, कि उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या होता है? एक्सेप्शनल ग्रांट। अब देखो 116 का 2 कहता है, इसके अंदर भी पैसा ऐसे थोड़ा है कि वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट पैसे नहीं, लोकसभा में वापस वोटिंग होगी, लेकिन 112 वाला नहीं होगा। आर्टिकल 113 और 114 के उपबंधु के अधीन पास करवाना होगा। क्या करवाना होगा? पास करवाना होगा। 113 और 114 के वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या करवाना होगा? उसको पास करवाना। कहां से? लोकसभा से। कहां से? लोकसभा से। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट और वोट ऑन क्रेडिट के ऊपर यही प्रक्रिया आर्टिकल 113 114 और लागू होगी, जबकि 115 में 112 113 114 वाली प्रक्रिया लागू होगी। अब आता है फाइनेंस, जो वित्त विधेयक है, मनी बिल 110 में था, 117 में वित्त विधेयक। अब कहा गया है कि 110 के जो मनी बिल थे उसमें खंड था कै से लगा के चाय में, विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक आता है या कोई संशोधन आता है, तो राष्ट्रपति से पहले सिफारिश की वो ला नहीं सकते, हम इंट्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, प्रस्तावित नहीं कर सकते। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में भी इंट्रोडक्ट नहीं होगा। परंतु इसमें कहा कि कोई कर को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, या किसी कर को खत्म ही कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत, सिफारिश की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी में सब में जरूरत है सिफारिश की है। अगर कोई सांसद आके खड़ा होकर बोला नया टैक्स लगा दो, नहीं, पहले राष्ट्रपति सिफारिश जरूरी है। 110 के लिए कि कहां लिखी है? आर्टिकल 117 में लिखी है, फाइनेंस बिल में। अब एक चीज ध्यान रखना, 110 में लिखा है केवल जो मैंने शब्द बताए उन्हीं पे है। अब मान लो कि कहीं कह दे कि भाई पैसे भी है, कुछ शिक्षा नीति भी है, तो वो मनी बिल नहीं होगा, वो फाइनेंस बिल होगा। वो क्या होगा? फाइनेंस बिल होगा। देखो राष्ट्रपति की सिफारिश से कोई सीधे सांसद नहीं ला सकता। राज्यसभा में क्या नहीं हो सकता? पहले इंट्रोडक्ट नहीं होगा मनी बिल। टैक्स घटाने हटाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं चाहिए। अगर टैक्स कम कर रहे हैं, ज्यादा अगर कम और घटा रहे हैं, मतलब खत्म ही कर रहे हैं या हटा रहे हैं, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए। बाकी में सब में बढ़ा रहे हो तो राष्ट्रपति की चाहिए।
थोड़ा बदल रहे हो तो चाहिए। बदलने का मतलब ज्यादा कर रहे हो, छूट दे रहे हो, तब चाहिए परमिशन। अब आता है मनी बिल वर्सेज फाइनेंस बिल। देखो 110 में है वो है मनी बिल, 117 में फाइनेंस बिल। जैसे सीधी बात होती है कि जीएसटी में 18 से 28% करना है, ये क्या है मनी बिल। लेकिन आर्टिकल में बोले कि मिला जुला के नई शिक्षा योजना प्लस उसके लिए 5,000 करोड़ का खर्च चाहिए, ये क्या है फाइनेंस बिल है। शिक्षा नीति और पैसा दोनों है इसमें, जबकि मनी बिल में ओनली पैसे की बात है। इसकी बात है पैसे की बात। आर्टिकल 117 क्या है फाइनेंस बिल। आपसे कोई पूछे निम्नलिखित किस स्थिति में राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है। नया कर लगाने पे है, कर बढ़ाना है, कर घटाने पे नहीं। सी। अब आता है कोई विधेयक, अब क्या है इस 117 में कहा गया है फाइनेंस बिल में वही चीजें कि फाइनेंस बिल में उन चीजों को, जैसे मनी बिल में मैंने बताया था जुर्माना, लाइसेंस फीस, सेवा शुल्क, स्थानीय निकाय कर, अगर इनके बारे में कोई बिल आ रहा है वो साधारण बिल है, वो मनी बिल और फाइनेंस बिल नहीं होगी। ठीक है। अब फाइनेंस बिल में यह भी बोला गया है कि जिस विधेयक को अधिनियम और परिवर्तित किए जाने पर भारत की सिंचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद के किसी सदन में तब तक पारित, सदन देखो मनी बिल लोकसभा का है, जब यहाँ का है सदन, संसद के सदन दोनों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले नहीं रखा जाएगा। अगर किसी विधेयक के कारण पैसा खर्च होता तो संसद तब तक विचार नहीं करेगी जब तक राष्ट्रपति की सिफारिश, मतलब वो गांव का उदाहरण दो, एक आदमी कह दे कि भाई पैसों की बात नहीं, वो कह दे कि फ्री लैपटॉप दो, उसमें पैसे तो है नहीं, फ्री लैपटॉप दो, लेकिन फ्री लैपटॉप के लिए पैसे चाहिए ना, अनुमति चाहिए, तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिएगी इसमें। अब आपको ध्यान रखना कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में अंतर, तो फाइनेंस बिल होता है दो, एक यहाँ फाइनेंस बिल 117 आर्टिकल में दो टाइप के हैं। 117 वाला ए वाला जो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस पेश होगा, 117 में का 3 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगा फाइनेंस बिल। 117 तीनों जो लास्ट बताऊंगी, जैसे फ्री में लैपटॉप दो है ना, वो दोनों जगह आएगा वो, और दोनों जगह इसमें जॉइंट सिटिंग भी हो जाएगी 117 के 3 में। मनी बिल में कभी जॉइंट सिटिंग नहीं है, फाइनेंस बिल में जॉइंट सिटिंग होगी, राज्यसभा पारित भी करेगी, अलग अलग पारित करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास खत्म। ठीक, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।